टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण अंक में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वह है सूडान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए कि ऑपरेशन कावेरी जो है किसके लिए शुरू किया गया। तो यह जो सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया, जबकि इससे पहले एक जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा, जो यह यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जबकि अब जो चलाया गया है ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है, जो कि सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं 500 भारतीय सूडान पोर्ट पर पहुंचे, जल्द पहुंचेंगे भारत, वायुसेना और नौसेना तैयार। इसमें है सूडान में बंदरगाह पर निकासी के जुटे भारतीय नागरिक तिरंगा लहराते हुए। इसको और विस्तार से देखें तो भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए सोमवार मीन्स आज जो है 24 अप्रैल 2023 को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। यानी जो सोमवार को है ऑपरेशन कावेरी शुरू किया, यानी 24 अप्रैल 2023 को। इसके तहत करीब 500 भारतीय सूडान पोर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि कई और रास्ते में हैं। सभी जल्द स्वदेश वापस लौटेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को यानी 24 अप्रैल 2023 को ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के जहाज और नौसेना के पोत भारतीयों को लाने के लिए तैयार है, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। भारत ने रविवार यानी 23 अप्रैल 2023 को हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए वायुसेना के 2 सुपर हरक्यूलिस विमानों को जेद्दा एयरपोर्ट और नौसेना के सुमेधा पोर्ट को सूडान पोर्ट पर तैनात किया था। हिंसाग्रस्त सूडान में फिलहाल 3000 से अधिक भारतीय फंसे हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑपरेशन जो शुरू किया गया, कावेरी ऑपरेशन शुरू किया गया यानी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए। और जो है इसमें वायुसेना ने जो विमान उपयोग किए वह 2 सुपर हरकुलस विमान का उपयोग किया। और यह जो है जेद्दा एयरपोर्ट जो कि सूडान में है, यानी पूछा जा सकता है जेद्दा एयरपोर्ट कहाँ पर है, सूडान में है। और नौसेना ने सुमेधा पोत को सूडान पोर्ट पर तैनात किया। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो युवा विकास की प्रेरक शक्ति, तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में भूमिका अहम। यानी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में भूमिका अहम, यानी युवा विकास यानी युवाओं की, ऐसा कहना है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का। इसमें युवान 2023 पीएम ने कहा, आज हर कोई कर रहा है यह सदी भारत की है। यानी आज हर कोई कह रहा है कि यह सदी यानी 21वीं सदी जो है भारत की है, और किसकी वजह से है, युवाओं की वजह से। तो उन्होंने शुरू किया युवान 2023। इसको देखते हैं तो इसमें सोमवार यानी 24 अप्रैल 2023 को शाम भाजपा की ओर से आयोजित युवान 2023 कॉन्क्लेव को संबोधित किया। यानी इसमें जो है युवान 2023 कॉन्क्लेव को शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसमें उन्होंने कहा, एक जमाने में भारत फ्रेजाइल 5 यानी 5 कमजोर देशों में से एक था, आज इससे सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि पीएम मोदी ने युवान 2023 कॉन्क्लेव का आयोजन का उद्घाटन किया। और यह कहाँ उद्घाटन किया, केरला में किया। अपने 2 देशी दौरे केरला में जो है युवान 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, और ये 24 अप्रैल 2023 को किया। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो पिछली सरकारों के अन्याय किए खत्म, गांव अब सर्वोच्च, यानी गांव अब सर्वोच्च प्राथमिकता पर। इसमें पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी बोले, वोट बैंक न होने के चलते ग्रामीण इलाकों को किया गया नजरअंदाज। इसमें देखते हैं यह जो है पीएम मोदी ने एक परिवार को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किया। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई व सीएम शिवराज मौजूद रहे। यानी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई, व मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज चौहान हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, यानी इंपॉर्टेंट है कि 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया गया उसमें पीएम मोदी कहाँ पर थे, तो वह पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कहा, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गाँव में रहती है उन गाँवों के साथ सौतेला व्यवहार कर देश आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया और उस दौरान जो है संबोधित भी किया। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में संशोधन किया गया। और इसके अंतर्गत जो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और इसी के अंतर्गत जो संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। और पंचायती राज जो है यानी इसका प्रावधान जो लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। तब से जो है यह पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। यानी इसी को ध्यान में रख करके 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। यानी इसको पुनः देखें तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत जो है संविधान में एक नया खंड 9 जोड़ा गया, नया भाग 9 जोड़ा गया, और इससे पंचायतें नाम से उल्लेख किया गया। यानी इसका नाम जो है पंचायतें रखा गया। ये अनुच्छेद 243 से 243 ड़ या 243 ओ तक है। और इसी के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 कार्यकारी विषय शामिल किए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 40 यानी डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 जो ये भी जो है पंचायत से संबंधित है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यानी अनुच्छेद 40 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया था ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभजित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हों। यानी इसमें उल्लेखनीय देखें तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया,
73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, वह जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया, और जबकि 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में ही किया गया वह 1 जून 1993 से लागू हुआ। और जबकि यदि पेशा एक्ट 1996 देखें, इस बार यह पूछा था पेशा एक्ट जो है यानी पेशा एक्ट जो लागू हुआ वह 1996 यानी पेशा एक्ट 1996 का जो है यानी पेशा एक्ट कब बनाया गया 1996 में, यह 24 दिसंबर 1996 से लागू किया गया। पेशा एक्ट का मतलब है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 को पेशा कहा जा रहा है कि प्रावधान जिसके अंतर्गत 73वें संशोधन को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया तथा 24 दिसंबर से लागू किया गया। पेशा जो है 24 दिसंबर 1996 से लागू किया गया और पेशा एक्ट जो है 1996 का एक्ट है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो है 83वां जो संविधान संशोधन 2000 में किया गया के द्वारा अनुच्छेद 243 यम में संशोधन लाया गया कि अरुणाचल प्रदेश में एसटी जातियों के आरक्षण से संबंधित है। अब तक बचे हुए एकमात्र राज्य में नई परिस्थितियों में पंचायत चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी 83वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज शुरू करने का प्रावधान किया गया, क्योंकि मात्र यही एक राज्य भारत में बचा हुआ था, जिसको 83वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इसको भी शामिल कर लिया गया, उसमें अनुच्छेद 243 यम शामिल किया गया। यानी इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं जो 92वां संविधान संशोधन यानी 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसमें देखते हैं। तो इसके तहत जो है संविधान में नया भाग 9 क शामिल किया गया और इसको नाम जो है नगर पालिकाएं नाम दिया गया। अनुच्छेद 243 त से 243 य यानी 243 पी से 243 जेड जी तक है और अनुच्छेद 243 डब्ल्यू जो है यह 12वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें कुल 18 कार्यकारी विषय यानी 12वीं अनुसूची जो है इसी यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें कुल विषय देखें तो 18 कार्यकारी विषय इसमें शामिल हैं। देखते हैं इसमें जो है यानी जो कल 24 अप्रैल 2023 को जो है पंचायती राज दिवस मनाया गया, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो 25 अप्रैल 2023 को जो है मलेरिया से मुक्ति दिवस मनाया गया, मलेरिया दिवस मनाया गया। तो इसको देखते हैं। इसमें 322 जिलों में से 50 से कम मरीज, 117 में एक भी नहीं, उड़ीसा असम सहित कई जिलों में 6 महीने में कोई केस नहीं। इसको देखते हैं। करीब 100 साल से भी पुराने मलेरिया रोग से बहुत जल्द छुटकारा मिल सकता है। 2015 से 2022 के बीच मलेरिया के मामलों और मौत में क्रमशः 85.1% और 83.6% गिरावट आई है। इतना ही नहीं, सालाना 50 से भी कम मरीजों वाले जिलों की संख्या बढ़कर 322 तक पहुंच गई है। इसमें 117 जिले पूरी तरह से मलेरिया मुक्त हो गए हैं। इन जिलों में 2019 अब तक मलेरिया का एक भी केस नहीं मिला। विश्व मलेरिया दिवस पर तैयार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने हाल ही में वर्षों मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसकी वैश्विक स्तर पर काफी सराहना की जा रही है। भारत ने 2027 तक मलेरिया से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट है कि भारत ने 2027 तक मलेरिया से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा है, जबकि टीबी से मुक्ति पाने का लक्ष्य भारत ने क्या रखा है 2025 तक रखा है। जबकि वैश्विक रूप से यानी विश्व में WHO क्या रखा है 2030 तक रखा है। यानी विश्व से 5 साल पहले जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने रखा है, जबकि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने रखा है 2027 तक। रिपोर्ट के अनुसार अगले 4 साल में यानी 2027 तक भारत के 400 से भी ज्यादा जिले मलेरिया मुक्त होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि मलेरिया से मुक्ति पाने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता है। और इसमें देखें तो इसमें है 6,27,000 मौतें दुनिया भर में हुई 2020 में मलेरिया से। इसमें विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में मलेरिया से अनुमानित 24 करोड़ मामले सामने आए और 6,27,000 मौतें हुई दुनिया में, यानी दुनिया भर में 95% मलेरिया मरीज अभी भी अफ्रीकी देशों में मिलते हैं, यानी अफ्रीकी देशों में मिलने का अनुमान है। भारत इस बीमारी से प्रभावित वह अकेला देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी के मामले में 17.6% की कमी दर्ज की गई। और इसमें देखें तो 686 जिलों में आ रहा है बदलाव। रिपोर्ट के अनुसार देश के 686 जिलों में मलेरिया के मामलों में लगातार कमी बनी हुई। इसमें 117 जिलों में से मलेरिया का एक भी केस सामने नहीं आया। बाकी 569 में से 205 जिलों में 2017 से 2021 के बीच सालाना 50 से भी कम मामले दर्ज किए गए हैं। ये जिले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यानी ये जिले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। और इसमें देखें तो WHO का क्या कहना है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार विश्व मलेरिया दिवस पर थीम रखा। यानी थीम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहले तो मनाया कब गया, यानी आज जो 25 अप्रैल 2023 को यह मनाया जा रहा है। और थीम क्या रखा गया है तो यानी WHO ने इस बार विश्व मलेरिया दिवस पर थीम रखा है कि मलेरिया को रोकने, पता लगाने और इलाज के लिए नई नीतियों पर देशों को काम करना चाहिए। इतना लंबा ये इसका जो है यह थीम है कि मलेरिया को रोकने, पता लगाने और इलाज के लिए नई नीतियों पर देशों को काम करना चाहिए। इसका थीम है। मलेरिया को लेकर भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ये जो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, क्षेत्रीय निदेशक WHO, साल दर साल मलेरिया खत्म करने की दिशा में हम नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत न सिर्फ 2027 तक मलेरिया से मुक्ति पाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा, बल्कि मच्छर जनित रोगों से लड़ाई में नया मुकाम हासिल कर लेगा। ये जो राजीव मांझी हैं, संयुक्त सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं। इसमें मलेरिया रोग के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी के रूप में देखें तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज, इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। दलदली क्षेत्रों का वातावरण मच्छरों के जनन व वंश वृद्धि में सहायक होता है, अतः ऐसे स्थानों पर यह रोग अधिकतर होता है। मच्छरों के संहार व उनसे बचाव हेतु घरों में DDT अथवा पायरिथ्रम, नैप्था, कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है। जलाशयों में मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछलियां जैसे गंबूसिया आदि तथा बत्तख छोड़नी चाहिए। प्राचीन काल से मलेरिया के उपचार हेतु सिंकोना, यानी सिंकोना जो है मलेरिया के उपचार के लिए सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन नामक औषधि का प्रयोग होता रहा है। हालांकि इससे मिलती जुलती कुछ कृत्रिम औषधियां यथा एटिब्रिन, मेलुब्रिन, रेसोचिन, कामाक्विन
क्लोरोक्विन आदि औषधियां आजकल प्रचलित हैं। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग से यानी मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग से बचाव हेतु कुनैन, डायराप्रेम आदि रोग निरोधी औषधियां का नियमित उपयोग करते रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण खबर देखते हैं कि जो यानी मूल संरचना या मूल ढांचे से संबंधित जो केशवानंद भारती केस था उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण लेख देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि केशवानंद भारती बनाम यानी केशवानंद भारती मामला के नाम से जो विख्यात है ये क्या है। केशवानंद भारती 1973 का मामला है और ये है क्या, ये मौलिक अधिकार का मामला यानी केशवानंद भारती मामला 1973 जो है मौलिक अधिकार मामला के नाम से विख्यात है। और इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसमें मूल ढांचे के तत्व यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित किया गया इसमें कुल मिलाकर 9 तत्व दिए गए हैं केशवानंद भारती मामले में। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति का बंटवारा, तीसरा है गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, चौथा है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, पांचवां संविधान का संघीय चरित्र, छठवां है भारत की संप्रभुता एवं एकता, सातवां है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, आठवां एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश और नौवां था संसदीय प्रणाली। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो संविधान की बुनियाद में संसद नहीं कर सकती बदलाव, इस मील के पत्थर निर्णय 50 साल पूरे हो गए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा जिसने भारतीय संवैधानिक ढांचे की सर्वोच्चता स्थापित कर दी, इसमें ऐतिहासिक निर्णय की आधी सदी यानी 50 साल पूरे हुए। इसको समझ देखते हैं विस्तार से। तो कौन थे केशवानंद भारती? इसमें 1940 में जन्मे और 1961 में एडनीर मठ के प्रमुख बने। केशवानंद भारती को आदि शंकराचार्य के 4 प्रथम शिष्यों में से एक यानी तोलकाचार्य की परंपरा से जुड़ा माना जाता है। उन्होंने 19 साल की उम्र में संन्यास लिया था। वे यक्षगान सहित कन्नड़ संस्कृति, संगीत व कला के संरक्षण के भी जाने जाते हैं। 79 वर्ष की उम्र में 6 दिसंबर 2020 को उनका निधन हुआ। और इसमें देखते हैं संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि मूल अधिकार संविधान संशोधन के तहत खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि संपत्ति के मालिकाना हक तो सीमित करने के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। यह साफ किया कि संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे को तोड़ने या बदलने वाला नहीं हो सकते। 13 जजों ने इस मुकदमे में 11 निर्णय दिए। 4 जजों ने निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं किए। तत्कालीन चीफ जस्टिस सर्वमित्र सीकरी ने कहा मूल अधिकारों को किसी भी दशा में निरस्त नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्हें जनहित में तार्किक ढंग से संचित किया जा सकता है। संविधान के हर प्रावधान को संशोधित किया जा सकता है, पर इसकी बुनियाद और भावना को क्षति या तबाह नहीं कर सकते। इसमें देखते हैं किसने कहां दिया मत। निर्णय के पक्ष में देखते हैं तो चीफ जस्टिस एस सीकरी, जस्टिस यश शंकर मणिलाल सेलट, जस्टिस कौदूर सदानंद हेगड़े, जस्टिस अमरनाथ ग्रोवर, जस्टिस पिंगले जगमोहन रेड्डी, जस्टिस हंसराज खन्ना, जस्टिस ए मुखर्जी। निर्णय से असहमति या अल्पमत में जो थे जस्टिस अजित नाथ रे, जस्टिस देवीदास गणपत पालेकर, जस्टिस पुटयल कुरियन मैथ्यू, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग, जस्टिस एस.एन. द्विवेदी, जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ यानी जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यह वही यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं जो वर्तमान यानी 50वें जो यानी सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वर्तमान में। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता हैं यह जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये उस दौरान जो थे ये चीफ जस्टिस नहीं थे, केवल जस्टिस थे। तो ये जो है उस पुनः बाद में यह जो है 16वें सीजीआई भारत के बने यानी 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के बने। और इनका कार्यकाल 1978 से 1985 तक था और ये इनका सबसे लंबा कार्यकाल अब तक का रहा। ये 7 साल तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। और यानी वाई भी चंद्रचूड़ जो ये हैं यानी 16वें सीजीआई या वर्तमान सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता यानी ये थे। और जो वर्तमान जो सीजीआई चीफ जस्टिस इंडिया है 50वें भारत के सीजीआई हैं और इन्होंने अपने पद की शपथ 9 नवंबर 2022 को ली और इनका कार्यकाल जो है 10 नवंबर 2024 तक होगा। जब यह बुनियादी ढांचे का निर्णय दिया गया तो उस दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई जो थे वह जस्टिस एस सीकरी जी थे। और ये जो जस्टिस एस सीकरी जी थे यानी जस्टिस एस सीकरी नहीं बल्कि यह जो है एम सीकरी हैं। एम सीकरी जी जो थे इनका यानी ये भारत के जो है 13वें सीजीआई थे और इनका कार्यकाल 1971 से 1973 तक था। 1971 से 1973 तक इनका कार्यकाल था। जबकि हम जानते हैं कि भारत के जो प्रथम सीजीआई या मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे और इनका कार्यकाल 1950 से 1951 तक था, अर्थात 1 साल के लिए था। बात देखते हैं, जानिए इस निर्णय का कैसे हुआ व्यापक असर। यानी केशवानंद भारती का जो निर्णय हुआ इस पर क्या व्यापक असर हुआ। इस पर सरकार का देखेंगे, संविधान पर देखें और न्यायपालिका पर देखेंगे क्या असर हुआ। सरकार पर असर देखें तो अप्रैल 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने जस्टिस अजित नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस घोषित किया, जबकि जस्टिस जयशंकर मणिलाल सेलट, जस्टिस के.एस. हेगड़े और जस्टिस ए.एन. ग्रोवर उनसे वरिष्ठ थे। तीनों ने निर्णय के पक्ष में मत दिया था। सरकार ने उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया था। यानी इसमें देखें कि उस दौरान जो चीफ जस्टिस थे यानी चीफ जस्टिस जो 13वें थे एम सीकरी 1971 से 1973, इसके बाद जो बनाए गए निर्णय से असहमति अल्पमत या असहमति देने वालों में तो 14वां जो बनाया गया था इसमें से जस्टिस अजित नाथ रे को बनाया गया था। इसके बाद जो 15वां बनाया गया था वह एम.एच. बेग को बनाया गया था, एम.एच. बेग को। और इसके बाद जो है 16वां जो बनाया गया था वह इसी में शामिल है असहमति वाले में ही यशवंत यानी जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ को जिनको हमने विस्तार से भी देखा। तो यह सरकार पर प्रभाव रहा कि वरिष्ठता को नजरअंदाज करके जो है जो विरोध में फैसला दिए थे उनको चीफ जस्टिस बनाना शुरू कर दिया गया था। इसके बाद देखें संविधान पर
संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 26 जनवरी 1951 को अस्तित्व में आने 26 जनवरी 1951 को अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 102 बार संविधान संशोधन हुए हैं। इसमें से 60 से अधिक केशवानंद भारती मुकदमे की बात हुई। बीते 50 साल में सुप्रीम कोर्ट ने 16 बार इन संशोधनों को संविधान के बुनियादी ढांचे की कसौटी पर परखा और 7 बार इन्हें ढांचे के विपरीत पाया। इसमें कुछ गलत प्रिंटेड हैं। तो यह संविधान अस्तित्व में जो आया 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, यानी संविधान जो भारत में लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। और जबकि अंगीकृत और स्वीकृति यानी स्वीकृत जो किया गया था, यानी इसको जो अंगीकृत या संविधान लागू होने की तिथि जो प्रस्तावना में दी गई है वह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख इसमें किया गया है। यानी इसको संविधान को जो अंगीकृत और स्वीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यानी तभी से 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी को जो है भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज जबकि संविधान दिवस जो है, संविधान दिवस भारत में जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया था। कहने का आशय हुआ कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। और वर्तमान में देखें यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक यानी 2023 अप्रैल 2023 या देखें 25 अप्रैल 2023 तक, तो भारत में जो संविधान संशोधन हुए वो अब तक 105 हुए हैं। 102 नहीं, इसने 102 दिया है तो ये नहीं, बल्कि 105 संशोधन हुए हैं। और 105वां जो संविधान संशोधन था यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत लाया गया था और यह 10 अगस्त 2021 को इसको लागू किया गया। और इसमें जो संशोधन किया गया वह संविधान में 338B, 342A और 336 में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत जो है राज्यों को ओबीसी लिस्ट जारी करने की अनुमति दे दी गई थी, या लिस्ट बनाने की अनुमति दी गई थी। इसके पूर्व जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में किया गया था, जिसमें नया अनुच्छेद 338B जोड़ा गया था, इसमें राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस राज्यों को अधिकार देने के लिए 105वां संविधान संशोधन लाया गया था। अब देखते हैं न्यायपालिका क्या असर हुआ। तो न्यायपालिका की शक्तियां कम करने के लिए न्यायपालिका की शक्तियां कम करने के लिए लाए कानूनों और संशोधनों में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय का उपयोग किया। 2014 में भी 99 संशोधन को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2015 में खारिज किया। इस संशोधन के तहत जजों की नियुक्ति व तबादले के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना, हालांकि इसे कोलेजियम प्रणाली को खत्म करने का प्रयास बताया गया। इसके अलावा भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े संशोधनों को आंशिक रूप से खारिज किया। विशेषज्ञों के अनुसार वही किस्से खारिज हुए जो न्यायपालिका को विषय पर न्यायिक पुनर्विचार करने से रोकते थे। यानी इसमें कहने का सही कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 जो पारित किया गया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक रद्द कर दिया। परिणाम स्वरूप पूर्व में चल रही कॉलेजियम प्रणाली पुनः लागू है। वर्तमान में जो है कॉलेजियम प्रणाली ही लागू है। तो ये जो है न्यायपालिका पर प्रभाव पड़ा। अब इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में संविधान ही सर्वोपरि, इसके मूल ढांचे को तोड़ा नहीं जा सकता। संसद भी इसमें संशोधन कर बदलाव नहीं कर सकती। जिस केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, आज उसके 50 साल पूरे हुए, यानी 25 अप्रैल 2023 को पूरे हुए। 13 जजों की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने इस मुकदमे को सुना। इसमें से 7 ने निर्णय के पक्ष में और 6 ने खिलाफ दिया, जिसको हम देख चुके हैं। बेहद करीबी बहुमत से संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 24 अप्रैल 2023 को इस मुकदमे के 50 वर्ष पूरे होने पर, यानी 24 अप्रैल 2000 यानी ये जो मुकदमा केशवानंद भारती जो है इसका जो 50 वर्ष पूरा हुआ है, यह इंपॉर्टेंट है कि 24 अप्रैल 2023 को इसको 50 वर्ष पूरा हुए। पूरे होने पर एक विशेष वेब पेज भी शुरू किया। इस पेज के मुकदमे से जुड़े दस्तावेज, बहसों, लिखित जवाबों, निर्णय आदि की उपलब्ध कराया गया। हालांकि इस फैसले को लेकर असहमति की आवाज भी 50 साल के जश्न ठीक पहले सुनी गई, जब इसी साल 12 जनवरी को उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा, लोकतंत्र में जनता का मत ही बुनियादी ढांचा है। यह था मुकदमा। इसको देखते हैं। केरल सरकार भूमि सुधार कानून 1969 के तहत कासरगोड स्थित इडनीर मठ पर कब्जा करना चाहती थी। यहाँ के शंकराचार्य केशवानंद श्रीपद गलवरु ने इसका विरोध किया। वे मठ का प्रबंधन अपने पास रखना चाहते थे ताकि सरकार का इसमें हस्तक्षेप न हो। फरवरी 1970 में मुकदमा दायर कर केरल सरकार के कदम को अपने धर्म, संपत्ति और अन्य मूल अधिकारों को उल्लंघन करा दिया। 31 अक्टूबर 1972 को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, जो 23 मार्च 1973 तक यानी 5 महीने चले। मुकदमा 68 दिन सुना गया। याची की ओर से नानी भाई पालकीवाला के नेतृत्व और फली एस नरीमन व सोरी सोराबजी के सहयोग से मुकदमा लड़ा गया। 2 दशक से संसद व न्यायपालिका के बीच जारी संघर्ष, यानी पृष्ठभूमि देखते हैं। 2 दशक से संसद व न्यायपालिका के बीच जारी संघर्ष के पृष्ठभूमि में मुकदमा लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट फरवरी 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार अन्य मुकदमे में साफ कर चुकी थी, संविधान से नागरिकों को मिले अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। इस पर संसद ने एक संशोधन किया, जिसके तहत वह संविधान किसी भी विषय में बदलाव कर सकते थे। कानून ने पास किया कि न्यायपालिका इन पर पुनर्विचार नहीं कर सकती। उस दौरान केंद्र सरकार भूमि सुधार के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए कदम उठा रहे थे, जबकि नागरिकों को संपत्ति का मूल अधिकार मिला हुआ था। यह अधिकार 1978 में खत्म हुआ। यही अधिकार केशवानंद भारती मुकदमे में मुख्य विषय था। जैसा कि हम जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है इसको खत्म कर दिया गया है और इसको एक अब विधि अधिकार बना दिया गया, जो कि संविधान में अनुच्छेद 300 क के द्वारा दिया गया है। 300 क जो है यह नागरिकों को एक विधिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार को दिया गया, जबकि इससे पहले जो था संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द करने के संदर्भ में जनता सरकार द्वारा लाया गया था। इसमें कुल मिलाकर 13 प्रावधान दिए गए थे। तो इसमें जो 11वां है वह मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल एक विधिक अधिकार बनाया गया।
में ही अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में लंबित नहीं किया जा सकता, इसका प्रावधान किया गया, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और इसी में जो है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है। और इसी में ही अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया है। संविधान के भाग 12 में संपत्ति का अधिकार दिया गया। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया इसको। और 300 को इसमें अनुच्छेद है, इसमें दिया गया विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। पहले जो यह जो था, यह मूल अधिकार में था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो अनुच्छेद दिया गया, उसमें 31वां जो अनुच्छेद था, यानी 31 अनुच्छेद जो था, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित था। और इसको जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसको पुनः देखें तो जो मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। उसमें जो अनुच्छेद 31 था वो संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। अब इसको जो है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधि अधिकार बना दिया गया। अगले इसमें महत्वपूर्ण खबर देखें तो कारोबारी माहौल में सिंगापुर को टक्कर दे रहा है भारत। एक साल में हुए बड़े सुधार। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, विदेशी कंपनियों के लिए बन रहा है आकर्षक गंतव्य। विनिर्माण में निवेश के मोर्चे पर चिंता। चीन पर अधिक निर्भरता हमारे लिए मौका। और है 6 स्थान की छलांग लगाई भारत ने वैश्विक कारोबारी माहौल रैंकिंग में। इन वजहों से रैंकिंग में सुधार। तो यहाँ पर देखते हैं विस्तार से। भारत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए पिछले एक साल में बड़े सुधार किए। इस मामले में अब वो सिंगापुर को टक्कर दे रहा है। प्रमुख बड़े सुधारों की वजह से विदेशी कंपनियां, विनिर्माता के लिए भारत आकर्षक गंतव्य के रूप में सामने आया। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU की ओर से हाल ही में जारी वैश्विक कारोबारी माहौल रैंकिंग BER में भारत 6 पायदान ऊपर आ गया। वहीं 17 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में 14वें से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पर काबिज है। यह रैंकिंग उन देशों को दी जाती है जहां अगले 5 साल में कारोबारी माहौल पूरी दुनिया में सबसे अच्छा होगा। वैश्विक कारोबारी माहौल रैंकिंग में 91 संकेतकों के आधार पर 82 देशों में कारोबारी माहौल को लेकर आकर्षक का मापन किया जाता है। 2023 की दूसरी तिमाही के लिए जारी इस रैंकिंग से पता चलता है कि नीतिगत सुधारों की वजह से भारत में कारोबार करना पहले के मुकाबले आसान हो गया। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा, कराधान और कारोबार को लेकर नियम में सुधार से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कहने का अर्थ यही हुआ कि भारत जो है वैश्विक कारोबार माहौल रैंकिंग BER में 6 पायदान ऊपर आ गया है। और 17 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में पहले जो इसकी रैंकिंग 14 थी, अब इसकी रैंकिंग 10वीं हो गई। अर्थात इसने भी 4 स्थानों की छलांग लगाई है एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में। और जबकि वैश्विक रूप से 6 पायदान का इसने छलांग लगाया है भारत ने। वैश्विक रैंकिंग में जो शामिल देश हैं वो 82 देश शामिल किए गए हैं। और इसमें 91 संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 6 स्थान या 6 पायदान का छलांग लगाया है 2023 में। कारोबारी सूचकांक के बारे में थोड़ा देखें भारत का। तो भारत का जो कारोबारी सूचकांक 2019 में जो भारत था वह 190 देशों में जो है 190 देशों में 63वें स्थान पर था। जबकि 2018 में जो है भारत जो है 77वें स्थान पर था। अर्थात उसमें जो 14 स्थानों का सुधार दर्शाता है या 14 स्थानों की छलांग लगाई भारत ने। और इसमें आगे देखें तो इन वजहों से रैंकिंग में सुधार वजह देखते हैं तो इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अनुसंधान विभाग ने कहा कि कारोबार माहौल में की मोर्चे पर भारत के बेहतर प्रदर्शन के पीछे विदेशी व्यापार विनिमय नियंत्रण, बुनियादी ढांचे पर जोर और तकनीकी की ओर अपनाने में तत्परता अहम कारक है। इसके अलावा मजबूत एवं स्थिर अर्थव्यवस्था, व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम, श्रमिकों की बेहतर आपूर्ति से भी भारत में कारोबार करना आसान हुआ है। यानी एशियाई देशों में जो है भारत 17 एशियाई देशों में जो है 4 स्थान की छलांग के साथ 14वें से 10वें स्थान पर आ गया है। और शीर्ष स्थान पर वैश्विक रैंकिंग देखें तो शीर्ष स्थान पर सिंगापुर बना हुआ है। और भारत जो है विश्व में 6 स्थान यानी जो पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है 6 पायदान ऊपर आ गया है वैश्विक कारोबार रैंकिंग में भारत। इसमें महत्वपूर्ण खबर देखें तो लंबित मामलों पर मीडिया को साक्षात्कार देना जजों का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय के बारे में मांगी रिपोर्ट। साक्षात्कार दिया तो नहीं कर सकते सुनवाई, यह मामला फर्स्ट है। माफी के बाद ललित मोदी पर अवमानना कार्रवाई बंद। मुनव्वर फारूकी को जमानत, सभी मामले इंदौर हस्तांतरित। मामला थर्ड है, मामला सेकंड था। तो ये जानकारी इसमें दी गई है। इसमें मामला फर्स्ट को देखते हैं तो इसमें पीठ ने कहा कि यदि जस्टिस गंगोपाध्याय ने साक्षात्कार दिया है तो वह शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। इससे अलग पीठ को सुना जाना चाहिए। पीठ ने कहा अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वह अब आगे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक नई पीठ का गठन करना चाहिए। यह एक राजनीतिक शख्सियत का मामला और जिस तरह से न्यायाधीश ने इस मामले में बर्ताव किया वह तरीका सही नहीं हो सकता। हाईकोर्ट पर निराधार आरोप लगाने यानी हाईकोर्ट पर निराधार आक्षेप लगाने का आरोप। संक्षिप्त जानकारी इसमें देखें उपलब्धि के रूप में इसमें IIM रोहतक का अध्ययन 96% लोग इस कार्यक्रम से परिचित, यानी 100 करोड़ तक पहुंची मन की बात। 23 करोड़ नियमित श्रोता। इसमें 30 अप्रैल को प्रसारित होने जा रहा है इसका 100वां एपिसोड। इसमें जो है 2014 में कार्यक्रम की शुरुआत यानी 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। यह कार्यक्रम भारत की 22 भाषाओं, 29 बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित हो रहा है। इसे अब महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो के 500 प्रसारण केंद्रों और दूरदर्शन से जन जन तक पहुंचाया जाता है। मोदी की मन की बात की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो यह जो है इस बात 30 अप्रैल को जो प्रसारित होने वाला है यह 100वां एपिसोड है। इसमें जो है अध्ययन करके यह सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। जानकारी में देखते हैं कि फिनलैंड में जीवन की उच्च गुणवत्ता का राज उस देश की कल्याणकारी प्रणाली में छिपा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि समाज उनके साथ इतने खुश कैसे हैं। फिनलैंड के लोग यानी विगत 20
यानी विगत 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने अपनी सालाना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की, इसमें फिनलैंड लगातार छठे बार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। हालांकि फिनलैंड के लोग अपने देश की उपलब्धि के बारे में बहुत उत्साहित नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानते कि हम लोग बहुत खुश रहते हैं। 58 साल की नीना हानसन कहती हैं, जो पश्चिमी तट की मंझोली सर कोकोला में हाई स्कूल शिक्षिका हैं। और इसमें भारत की रैंकिंग देखें 2023 के लिए, जैसा कि इसमें दिया गया है कि फिनलैंड जो है लगातार छठवीं यानी 6 बार से जो है वो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में या विश्व प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड लगातार 6 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। और रिपोर्ट जो है यूएनओ द्वारा 20 मार्च को जारी की जाती है। इसमें जो 2023 में भारत का जो स्थान है वह 126 यानी 136 देशों में 126वां स्थान है। इंडिया की रैंकिंग 126 है, यानी 136 देशों में 136 देशों में भारत का स्थान क्या है, 126वां स्थान है। जबकि पिछले बार जो है 146 देशों में भारत का स्थान 136वां था, यानी 2022 में भारत का स्थान 136वां था 146 देशों में। और इस बार जो है भारत का स्थान 136 देश, यानी कुल 136 देश हो गए, तो उसमें भारत का स्थान जो है 126वां हो गया। यानी दोनों रूप से नीचे से देखें तो नीचे से दोनों स्थान में 2022 और 2023 दोनों में नीचे से 11वां स्थान भारत का बना हुआ है। अर्थात भारत जो है बहुत कम खुशहाल देशों की श्रेणी में है। यानी भारत से ज़्यादा खुशहाल देखें तो भारत के जो पड़ोसी देश नेपाल, चीन, श्रीलंका व पाकिस्तान भी भारत से ज़्यादा खुशहाल देश हैं इस रिपोर्ट के आधार पर। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो भारत गुयाना के संबंधों में आई नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता, यानी जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनका कहना है। विदेश मंत्री ने कहा गुयाना के साथ भारत के करीबी गहरे भावनात्मक रिश्ते हैं। गुयाना के बारे में जाने तो गुयाना एक दक्षिणी यानी अफ्रीकी देश है। गुयाना जो है एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी जो है मालाबो है। मालाबो जो इसकी राजधानी है गुयाना की, और इसकी मुद्रा फ्रैंक है, और यह एक अफ्रीकी देश है गुयाना। तो इसमें देखें तो यह गुयाना को भारत का बेहद खास सहयोगी बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ भारतीय समुदाय से कहा कि दोनों देश ऐसी साझेदारी बना रहे हैं जो समकालीन दौर में उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। पहली यात्रा पर यहाँ आए, यानी गुयाना की पहली यात्रा जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की जा रही है, तो पहली यात्रा पर यहाँ आए जयशंकर ने भारतीय समुदाय को गुयाना के नेतृत्व में बातचीत होने की जानकारी दी और कहा कि दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा प्रतिबद्धता आई है। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद ट्वीट किया, हमारे साथ बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति यानी गुयाना के जो उपराष्ट्रपति हैं भरत जगदेव हैं और स्पीकर मंजू नादिर की शुक्रिया किया। उन्हें बताया हम एक साझेदारी बना रहे हैं जो समकालीन दौर के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। और इसमें देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के साथ भारत निर्मित नौका एम.ए. लिशा को बेड़े में शामिल किया। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली हैं और भारत निर्मित जो नौका है वो एम.ए. लिशा को बेड़े में शामिल करने के कार्यक्रम में भाग लिया। इस नौका से देश के सुदूर अंदरूनी क्षेत्र में संपर्क बढ़ेगा और आर्थिक अवसर मिलेगा। नौका को कोलकाता के गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने बनाया। जयशंकर ने ट्वीट किया, एम.ए. लिशा का मतलब मित्रता से है। कोलकाता में निर्मित नौका इसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। इस नौका से गुयाना के भीतर संपर्क बढ़ेगा। इससे सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों की गतिशीलता और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भारत निर्मित नौका को बेड़े में शामिल करते विदेश मंत्री एस जयशंकर और गुयाना के राष्ट्रपति चित्र में दिखाया गया। अगली इसमें जो महत्वपूर्ण खबर 30 साल पहले की तुलना में 7 गुना तेजी से पिघल रही है ग्रीनलैंड आर्कटिका की बर्फ। इसमें ग्रीनलैंड और आर्कटिक पर बिछी बर्फ की चादर 30 साल पहले की तुलना में हर साल 7 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रही है। इसमें पत्रिका जो है अर्थ सिस्टम साइंस डाटा प्रकाशित नए अध्ययन वैज्ञानिकों ने 50 अलग अलग उपग्रह अनुमानों का उपयोग करते हुए आंकड़ा जुटाया है। अध्ययन के मुताबिक साल 2017 से 2020 के बीच ग्रीनलैंड की बर्फ इस दशक की शुरुआत की तुलना में प्रति वर्ष 20% ज्यादा की दर से पिघली है। रिसर्च के मुताबिक सह लेखक रूम मोहतरम ने कहा, आंकड़े सचमुच विनाशकारी हैं। अगले इसमें इंपॉर्टेंट देखें जो एक रिपोर्ट जारी की गई, जल शक्ति मंत्रालय ने जल स्रोतों की कराई गणना जारी की सर्वे। इसमें पहली बार गणना देश में जो है 24,24,540 जल स्रोत, गाँव में 97%, यानी यह जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें जल स्रोतों की कराई गई गणना और पहली बार यह गणना कराई गई। देश में 24,24,540 जल स्रोत हैं, गाँव में 97% हैं। तो इसमें देखें यूपी समेत पांच राज्य शीर्ष पर हैं। इसको देखते हैं विस्तार से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है देश में 24,24,540 जल स्रोतों की गणना कराई गई, जिनमें से 97.1% हैं, लगभग 23,55,055 ग्रामीण क्षेत्रों में और केवल 2.9% 69,485 शहरी क्षेत्रों में। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य देखें तो इसमें पहला स्थान जो है जल स्रोतों की संख्या के मामले में, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य जो है उसमें पहला जो आपका है पश्चिम बंगाल है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा और पांचवा असम है। यहाँ देश के कुल जल स्रोतों का लगभग 63% है। शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य देखें तो भी उसमें पहले स्थान पर जो है वेस्ट बंगाल है, फिर इसके बाद तमिलनाडु, फिर केरला को हम जानते हैं जैसे कि अभी हाल ही में इसने जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यानी केरला में जल बजट पेश किया गया और भारत का पहला राज्य है इस तरह का बजट पेश करने वाला। तो इसमें देखें केरला, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5 राज्य देखें तो भी इसमें जो पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल है। ओवरऑल में भी पश्चिम बंगाल है, शहरी में भी पश्चिम बंगाल है और ग्रामीण में भी पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है, यानी यूं कहें ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5 राज्यों में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जबकि शहरी क्षेत्रों के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वह चौथा है और ओवरऑल वाले में देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है दूसरा है। इसमें देखें तो सबसे अधिक जल स्रोत देखें तो यानी सबसे अधिक जल स्रोत तालाब 59.5% जल स्रोत तालाब के हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टैंक जो आते हैं 15.7%, फिर जलाशय 12.1%, जल संरक्षण योजनाएं रिसाव टैंक रोक बंद 9.3 यानी रोक बंद 9.3%, झीलें जो 0.9% और अन्य 2.5% है। 55.2% जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास है, जबकि 44.8% जल स्रोतों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के पास है। निजी स्वामित्व में ये है राज्य और इन राज्यों में सिंचाई में जल स्रोतों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसमें देखें शीर्ष 5 राज्य जो निजी स्वामित्व वाले जल स्रोतों में अग्रणी वे हैं पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड है। सभी उपयोग हो रहे जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोतों को सिंचाई के बाद मत्स्य पालन को उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है। शीर्ष 5 राज्य जहां मत्स्य पालन में जल स्रोत
स्रोतों का प्रमुख उपयोग होता है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में सिंचाई में जल स्रोतों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में सिंचाई में जल स्रोतों का प्रमुख इस्तेमाल होता है। 78% जल स्रोत मानव निर्मित हैं, जबकि 22% प्राकृतिक जल स्रोत हैं। सभी जल स्रोतों में से 1.6% यानी 38,496 जल स्रोतों का अतिक्रमण होने की सूचना, जिसमें से 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.6% जो है शहरी क्षेत्रों में है। और विस्तार से कहें तो भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने देश भर में जल स्रोतों की गणना कराई। इसमें देश के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची सामने आई है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल स्रोत जैसे तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल स्रोतों पर अतिक्रमण से जुड़ा डाटा एकत्र करना शामिल है। गणना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं और अतिक्रमण के विभिन्न स्तरों की जानकारी मिली है। जल शक्ति मंत्रालय ने 24 लाख से अधिक जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट जारी की। इसमें जलाशयों के प्रकार, उनकी स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता रखने की स्थिति आदि सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी एकत्र की गई। इसमें से ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र में स्थित उन सभी जल निकायों को शामिल किया गया जो उपयोग में है या उपयोग में नहीं है। गणना में जल स्रोतों के सभी प्रकार के उपयोग जैसे सिंचाई, उद्योग, मत्स्य पालन, घरेलू पेयजल, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि को भी ध्यान में रखा गया है। इंग्लिश में महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट खबर देखें तो इसमें देश की पहली, यानी यहाँ पर भी ये पहली वाटर मेट्रो का कल का मतलब आज जो है यानी 25 अप्रैल 2023 को लोकार्पण करेंगे पीएम यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें परिवहन और बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक गतिविधियां होंगी तेज और 1136 करोड़ की परियोजना यह है। अब शहर की जरूरत के अनुसार परिवहन प्रणाली, इसको पर विस्तार से देखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा, यह इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई, यह जो है केरला में शुरू की गई। और केरला जो है जल बजट लाने वाला पहला राज्य भारत का, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों के बीच शुरू हो रही सेवा ऐसे शहरों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है जहां पारंपरिक मेट्रो ट्रेन में कई बाधाएं हैं। पीएम मोदी ने वाटर मेट्रो की तस्वीर जारी करते हुए बताया, कोच्चि वाटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में अहम साबित होगी। करीब 1136 करोड़ रुपए की परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। यह शहर में सार्वजनिक परिवहन और पर्यटक के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेगा। दरअसल बुनियादी ढांचे को परिवहन के साथ मुहैया कराने के लिए सरकार सावधानी से विकल्प चुन रही है। उसका मानना है कि एक ही तरह का समाधान हर तरह के शहर के उपयोगी नहीं हो सकता। मेट्रो ट्रेन की तरह यह पूरी तरह वातानुकूलित होगी और रोजाना 15 मिनट के अंतराल पर 12 घंटे तक सेवाएं देगी। अभी शुरुआत में 23 नार्वे व 14 टर्मिनल हैं। अभी शुरुआत में 23 नावें हैं, नार्वे ने 23 नावें हैं व 14 टर्मिनल हैं। वहीं प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री बैठ सकते हैं। और इसमें देखें तो मेट्रो लाइट क्या है, गोरखपुर जम्मू में, यानी मेट्रो लाइट गोरखपुर जम्मू में अनुभव, आराम, सुविधाएं, समयबद्धता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पारंपरिक मेट्रो की तरह है। जम्मू, श्रीनगर, गोरखपुर जैसे टियर 2 व छोटे शहरों के लिए एक समय में अधिकतम 15,000 लोगों की सेवाएं, 40% कम लागत पारंपरिक मेट्रो में। और मेट्रो नियो देखें, नासिक में जो है रबर के पहियों वाली यह मेट्रो सेवा ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन से बिजली लेकर रोड स्लैब पर चलाई जाएगी। पारंपरिक मेट्रो जैसी सुविधाएं होगी। नासिक में तैयारी इलेक्ट्रिक बस ट्राली की तरह होगी। एक समय में अधिकतम 8,000 यात्रियों को ले जाएगी। यानी मेट्रो नियो जो है नासिक में और मेट्रो लाइट जो है गोरखपुर और जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू में। और अभी हमने देखा कि जो ये आपका वाटर मेट्रो ये केरला में शुरू की गई, यानी यहाँ पर अब शहर की जरूरत के अनुसार परिवहन प्रणाली। तो मेट्रो लाइट की जो जरूरत है गोरखपुर और जम्मू में है और मेट्रो नियो जो है नासिक में है। इसमें स्थानीय तीव्र परिवहन प्रणाली NCR मेरठ में। इसमें देखें देश में पहली बार स्थानीय स्तर पर तीव्र परिवहन प्रणाली या RRTS के जरिए 2 शहरों को मेट्रो से जोड़ने की योजना बनाई गई है। NCR मेरठ के लिए स्थानीय स्तर पर विकास को तेजी की उम्मीद की जा रही है। नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली NCR यानी जो NCR है उसमें उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ सहित 8 जिले शामिल हैं। इसमें तो मेरठ शामिल है जहां पर स्थानीय तीव्र परिवहन प्रणाली NCR मेरठ में है। तो दिल्ली NCR में जो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, जिसमें मेरठ भी शामिल है, यानी मेरठ सहित 8 जिले शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है NCR में 26.91% है और एरिया 14,826 किलोमीटर स्क्वायर है। और दिल्ली NCR में देखें सर्वाधिक जो जिले हैं वो हरियाणा के कुल मिलाकर 14 जिले जो है दिल्ली NCR में शामिल हैं। और इसका हिस्सा 45.97% है दिल्ली NCR में हरियाणा का, और इसका क्षेत्र 25,327 किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि राजस्थान का जो दिल्ली NCR में जिले हैं शामिल हैं वो मात्र 2 जिले शामिल हैं और वो जिले जो हैं अलवर और भरतपुर है। और इसका हिस्सा जो है 24.4% है दिल्ली NCR में, इसका एरिया 13,447 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी दिल्ली NCR में देखें तो सर्वाधिक जो हिस्सा है वो हरियाणा का है 25,327 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश का है 14,826 किलोमीटर स्क्वायर के साथ इसके बाद तीसरे स्थान पर राजस्थान का है 13,447 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद दिल्ली का खुद हिस्सा जो है वो सबसे कम है, वो 1,483 किलोमीटर स्क्वायर है। और पूरे दिल्ली NCR का जो क्षेत्रफल है वो 55,083 किलोमीटर स्क्वायर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।